हेलो एस्पिरेंट्स। एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम CGPSC 2024 जो कि 9 फरवरी को होने वाला है उसके लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च करे हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल मैं आपको पॉलिटी और पंचायती राज पढ़ा रहा हूं। तो उसमें अब तक हमने देख लिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके अलावा मैंने आपको प्रिएम्बल पढ़ा दिया। अब हम जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा आर्टिकल 1 से, यानी पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। पर उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी है ताकि आगे आने वाले सारे जो आर्टिकल्स हैं यानी अनुच्छेद है वो आपको समझ में आने लगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से अडॉप्ट किया जैसा कि आज दिखता है, और दूसरी चीज कि अमेंडमेंट्स या संशोधन होता क्या है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स तो वो संशोधन के माध्यम से बहुत सारे आर्टिकल इंक्लूड हुए हैं। तो वो आपको समझ में आएगी कैसे अनुच्छेद जो है पहले 395 यानी 395 थे, जो आज मोर देन 400 हो चुके हैं। तो ये कैसे हुआ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अडॉप्ट किया, जब आप कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे तो 3 देशों में तुलना होती है ज्यादातर, इंडिया, ब्रिटेन और यूएसए। देखिए यूएसए जो था काफ़ी बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया है, इसलिए उसका तो हमेशा हम लोग तुलना करते ही हैं। दूसरा, ब्रिटेन से हम आज़ाद हुए तो हमारे बहुत सारे जो संशोधन है, हमारे बहुत सारे अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल्स हैं, वो इंस्पायर कहाँ से हुए? इंस्पायर हुए हैं ब्रिटेन से। तो इसीलिए आज देखते हैं कंपैरिजन कि हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में, क्यों ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, वहाँ क्यों नहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तीसरा चीज, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों आज के जैसा है। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो हम भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं यानी लोकतंत्र की बात करते हैं तो ब्रिटेन में आता है। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में आपको दिखेगा पार्लियामेंट ऊपर है, ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो इसमें होता क्या है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है उसको आप चेक एंड बैलेंस यानी उसके ऊपर काउंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं लैडर या सीढ़ी के हिसाब से बताऊं तो देखिए, ये अगर सीढ़ी है तो पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेशन, ठीक है, विधायिका, तो विधायिका ऊपर है। इसके अलावा 3 और पिलर, 2 और पिलर होते हैं। वो 2 पिलर क्या है? वो है आपका जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव जो है ना वो सुप्रीम है। यानी इसको देखिए, अगर लैडर पे आप ऊपर खड़े होंगे तो जो नीचे वाला है वो आपको खींचने की कोशिश जरूर करेगा, पर क्योंकि अपना बैलेंस उसको बनाना है तो जो ऊपर वाला है अगर जब भी चाहे उसको लात मार के गिरा सकता है। यानी पावर किसके पास ज़्यादा है? लेजिस्लेटिव के पास। लेजिस्लेटिव ऊपर पे है। ठीक है, तो ये लोग चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपस में चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं पर लेजिस्लेटिव को नहीं कर सकते हैं। तो जब हमको दिखा कि अगर लेजिस्लेटिव को ज़्यादा पावर दे देंगे तो उससे क्या होगा कि हम जो भी लॉ बनाएंगे वो लॉ हो जाएगा एकदम कॉन्क्रीट, पत्थर की तरह। ठीक है, जिसे हिलाना या मूव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमने देखा यूएसए, जहां पे जुडिशियरी सुप्रीम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने देखा कि जब ब्रिटेन में लेजिस्लेटिव सुप्रीम है तो उनको चेक एंड बैलेंस करना मुश्किल होता है। और क्योंकि ये फेडरेशन है, ठीक, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, तो समय जानेंगे। पर क्योंकि यूएसए एक फेडरेशन है तो फेडरेशन को क्या जरूरत होती है? हर स्टेट को रोक के रखना, बांध के रखना, ठीक है, यूनाइट करके रखना। तो उसके लिए जरूरी है ऐसे लॉ बनाना जो सब लोग मान सके। और अगर लेजिस्लेटिव सुप्रीम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि हर स्टेट्स जो भी लॉ है वो बनाने में उनके हिसाब से ही देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जुडिशियरी क्या है कि जब भी कोई लॉ बनता है तो लॉ को वो चेक एंड बैलेंस कर सकती है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हर एक स्टेट का जो अपना मोटिव है वो फुलफिल हो पाएगा। तो यहाँ पे जुडिशियरी सुप्रीम है। पर इंडिया ने देखा कि इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे बैठते कौन लोग हैं? एक्चुअल में ह्यूमंस ही बैठते हैं ना, तो ह्यूमन सुप्रीमेसी हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इन सब चीज़ों से अलग, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों का प्रोज एंड कॉन्स यानी अच्छाई और बुराई देखा,
तो हमने क्या किया, हमने एक लैडर में कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम बना दिया, एक नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो हमारे यहाँ कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। मतलब वर्चस्व किसका जाता है, हमारी सारी शक्तियां कहाँ से आती हैं, संविधान से, ठीक है। तो संविधान सबसे टॉप पे कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी उसके नीचे कौन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का कंट्रोल किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये लोगों को अपना सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रह के ही करना पड़ता है। यही कारण है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लेंड होता है। ब्लेंड मतलब क्या, मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, एंड रिजिडिटी। देखिए अभी जो मैं आपको अमेंडमेंट बताने वाला हूं ना, संशोधन, वो यहीं से समझ में आएगा। ब्लेंड है मतलब मिक्सचर है, फ्लेक्सिबल भी है और साथ ही साथ रिजिड भी है। इन दोनों का मतलब क्या, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला है और रिजिड मतलब कठोर है, ठीक है। तो जब यहाँ देखिएगा आप ब्रिटेन में, तो ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि जब लेजिस्लेटिव के पास पावर ज़्यादा है तो वो जब चाहे तब नया नियम बना सकती है, तो उसको काउंटर करने वाला कोई है नहीं, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो पावर होता है लेजिस्लेशन, वो क्या है, फ्लेक्सिबल, लचीला है। दूसरा जब हम यहाँ देखते हैं जुडिशियरी का सुप्रीमेसी है, जुडिशियरी ऊपर है, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे हर बार चेक एंड बैलेंस करने के चक्कर में नए लॉ बनाना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ रिजिड है। हमने इन दोनों से सीख ली और हमने ब्लेंड कर लिया, इसीलिए आज हमारे यहाँ सिंपल मेजॉरिटी से भी कई चीज़ें पारित होती हैं और कई बार स्पेशल मेजॉरिटी का भी यूज़ होता है। तो इसको ही अब हम आगे चल के जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडिया, ब्रिटेन और यूएसए के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी है, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो समझ में आ गया होगा। क्यों हमने आज के टाइम के हिसाब से बनाया, हमने इन सबको देखा, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं मिक्स बैग, ठीक है। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी जगहों से लेके बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या किया, हमने रैंसैक किया है। ये टर्म हमको B.R. अम्बेडकर ने दिया, बोला कि देखिए आप जो कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में मिक्सचर है, यानी वो मिक्सचर है जो हमारे लिए जरूरी है। तो हमने क्या किया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी चीजें रैंसैक की हैं, मतलब तोड़ी हैं और अपने मुताबिक उसको तोड़ मरोड़ के अच्छी चीजें हमने इस्तेमाल में लाई हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये डिटेल आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद का पार्ट हम देखते हैं अबाउट अमेंडमेंट। चलिए अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी आई, यानी कि लचीलापन और कठोरता। तो अब उसको और डिटेल में जानते हैं, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, कहाँ पे कठोर है और कहाँ पे फ्लेक्सिबल या लचीला है। तो ये आता है आपका बात अमेंडमेंट्स के थ्रू। अमेंडमेंट्स यानी संशोधन, ठीक है। तो जब भी हम संशोधन की बात करते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, बेसिक मतलब होता है कि आप किसी चीज को क्या कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। रिपील मतलब समाप्त करना, ठीक है। दूसरा, आप उसमें वेरिएशन ला सकते हैं, वेरिएशन यानी बदलाव लाना, ठीक है, या उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको जब भी हम अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो यही 3 वर्ड्स दिए होते हैं। इस साल के यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 368 में मेंशन 3 चीज़ें क्या हैं जो अमेंडमेंट्स को बताती हैं। तो वो है रिपील, वेरिएशन एंड एडिशन, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्ट्रैक्शन का आइडियोलॉजी नहीं है, हम अमेंडमेंट्स में कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते, हम बेसिक चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं, या तो समाप्त कर सकते हैं या उनमें कुछ वेरिएशन कर सकते हैं जो हमारे लायक हो, और एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 वर्ड्स मेंशन है, ठीक है। आगे देखिए, अमेंडमेंट्स को जब हम आगे पढ़ते हैं तो अमेंडमेंट्स बहुत तरीके का होता है। एक होता तो इसमें बेसिक 2 चीज़ें हैं, एक होता है
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दूसरा होता है अदर अमेंडमेंट्स। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दो हिस्सों में होता है। इसको बेसिकली जब भी हम कंसीडर करते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं, आर्टिकल 368 के थ्रू। ठीक है, इन सबको मैं और डिटेल में बता रहा हूँ, आपको समझते जाइए। सबसे पहले तो अमेंडमेंट होते हैं कैसे, अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या दूसरे अमेंडमेंट्स। ठीक, जस्ट ये अमेंडमेंट्स बेसिकली इनको हम बोलते हैं सिंपल बिल प्रेजेंटेशन। बिल और एक्ट जब हम लेजिस्लेट करते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं। इनको हम आगे चल के जानेंगे, पर फिलहाल अभी ये देखिए। हाँ, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जब भी हम पढ़ते हैं तो इनको पास करने के लिए, बिल्स को पास करने के लिए, एक्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, लोगों को वोट करना होता है। तो वोट करने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, उनको हम बोलते हैं मेजॉरिटी। तो जब भी आप मेजॉरिटी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ दो ही तरीके का होता है, या तो आइदर एब्सोल्यूट होगा या सिंपल होगा या फिर आपका स्पेशल होगा। वैसे तो दुनिया भर में एक और होता है इफेक्टिव, पर जब भी हम अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी में ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, कुछ प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे हम इफेक्टिव या एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं, पर मैक्सिमम टाइम पे या मोर देन 99% चांसेस है कि आपको आइदर सिंपल मेजॉरिटी से होगा या स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू आपका कोई भी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा। ठीक है, तो जब भी हम आर्टिकल 368 की बात करते हैं तो ये आता है स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर में। ठीक है, तो इनको अब और डिटेल में समझते हैं। बेसिकली हमको दो चीज़ें जाननी है, सिंपल, स्पेशल। मैं इन सबको बता देता हूँ अभी आपको। देखिए सिंपल मेजॉरिटी जो होता है, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि अगर उस दिन कितने लोग वहां पे प्रेजेंट हैं और उनका मोर देन 50%, ठीक है, यानी 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इन सबको मैं एग्जाम्पल के थ्रू, नंबर के थ्रू बताऊंगा, पर अभी बस ये जानिए कि 50% +1 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स एंड वोटिंग मेंबर्स। ठीक है, ये अगर कहीं लिखा हो इसका मतलब है सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास हो रहा है। ठीक है, फिर आता है बारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का। इसका मतलब होता है कि टोटल मेंबरशिप का मोर देन 50%। ठीक है, यानी 50% +1 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, जितनी भी सदस्यता होती है, टोटल सदस्यता, उसका 50% से ज्यादा, ये होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। फिर बारी आती है इफेक्टिव मेजॉरिटी की। जब भी हम इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात करते हैं, इफेक्टिव मतलब इफेक्ट में कितने हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 50% +1 ऑफ टोटल मेंबरशिप एट प्रेजेंट। ठीक है, मतलब अगर अभी कितने लोग हैं, इन सबको मैं नंबर से बताऊंगा तो और इजी समझ में आएगा, पर ये जानिए कि इसका मतलब होता है 50% +1 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ एट प्रेजेंट। आज के टाइम में वहां पे कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, टोटल मेंबर, उनका हम करते हैं 50+1, ये होता है इफेक्टिव। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ अभी। फिर आता है लास्ट में स्पेशल मेजॉरिटी।
तो ये होता है आर्टिकल 368 के थ्रू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में ये प्रोविजन है कि दो तरीकों से आप स्पेशल मेजॉरिटी कर सकते हैं, ठीक है, ए और बी। ठीक है, ए में क्या होता है कि वैसे प्रोविजंस जिनमें पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ बनाता है, तो पार्लियामेंट कहाँ से लॉ बनाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, आर्टिकल 368 में मेंशन प्रोविजंस में। तो ये क्या होगा, ये होगा कि टोटल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है, यानी यहाँ जो आपने देखा ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, टोटल मेंबरशिप का 50+1, 50% +1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का 50 प्लस के बाद 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी जब आर्टिकल 368 से देखते हैं तो उसमें ए पार्ट को देखेंगे अगर, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि 50% +1 ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस साथ ही साथ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी उस दिन एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स का मेजॉरिटी मिलना चाहिए जो प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा बी में क्या होगा, ये ए वाला प्रोविजन ए प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे यूनियन में इफेक्ट आता है, यानी स्टेट के लेजिस्लेशन में कुछ इफेक्ट आता होगा, तो वैसे प्रोविजंस में स्टेट से भी पूछना जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, प्लस हो जाता है हाफ ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेशन में उस बिल को पास किया जाएगा बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या है, जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 50+1। ठीक है, तो ये पहले स्टेट्स, यानी कि अब हमारे देश में कितने राज्य हैं अभी, तो जितने राज्य हैं 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, 30 राज्य हैं, ये आपको कमेंट करना है आंसर। ठीक है, तो जितने राज्य हैं उनका 50% का एटलीस्ट हमको क्या चाहिए, रेटिफिकेशन, यानी उनका सहमति चाहिए। तो सहमति कैसे देंगे, बाय सिंपल मेजॉरिटी इन देयर स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, उसको भी साथ भी जोड़ना होगा ए के साथ, तब जाके वो बिल पास होगा। चलिए इन सबको मैं न्यूमेरिक वैल्यू से बताता हूं, ज्यादा इजी समझ में आएगा। सबसे पहले लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 500 मेंबर्स। ठीक है, 500 मेंबर हैं मान लेते हैं हाउस में, तो 500 मेंबर्स के हिसाब से अगर हम इन मेजॉरिटीज को डिफाइन करें, तो सबसे पहले देखिए सिंपल मेजॉरिटी में क्या बोल रहा है, 50% +1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 500 मेंबर्स हैं, आज मान लेते हैं डेट है 3 जनवरी, तो इस दिन अगर 500 में 400 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, 400 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये 400 के 400 लोगों ने वोट भी किया। देखिए प्रेजेंट एंड वोटिंग में क्या होता है कि लोग अगर प्रेजेंट है तो जरूरी नहीं है वोट करेंगे, वो उनके ऊपर होता है। ठीक है, तो जितने मेंबर्स हैं, मान लेते 400 मेंबर्स हैं आज प्रेजेंट हैं, और 400 के 400 ने बोला कि हम सब वोट करेंगे, सबने वोट किया, तो 50% कितना होगा, 200। तो यानी यहाँ पे कितना चाहिए आपको मेजॉरिटी के लिए, 201। 201 वोट मिल गया अगर बिल को, तो वो बिल पास हो जाएगा। ये होता है सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा हम जानते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो जब भी इस तरह का प्रोविजंस वाला बिल आता है तो टोटल मेंबरशिप कितना है, 500 मेंबर्स का। ठीक है, तो ये 500 मेंबर्स में काउंट होगा। ठीक, प्रेजेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल मेंबरशिप है 500, तो 251 सीट्स कंपलसरी चाहिए। तो यहाँ पे कितने चाहिए, 251, क्योंकि 250 कितना हो गया, 500 का हाफ +1 मतलब मोर देन 50%। 251 सीट्स मिल गया मिनिमम, तो ये बिल पास हो जाएगा। अब आते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी में। तो मान लेते हैं सपोज कि कुछ वैकेंसी आने के कारण 500 का टोटल स्ट्रेंथ होते हुए भी अभी फिलहाल एट प्रेजेंट जो वोटिंग करने के बाद मेंबर्स आए हैं, वो आए हैं 500 में, मान लेते हैं कि 480। ठीक है, 20 लोगों की वैकेंसी है। ठीक है, तो वो 20 लोग काउंट अब नहीं होंगे, अब टोटल मेंबर का स्ट्रेंथ कितना हो गया, 480। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी कैसे हो जाएगी, 480 का हाफ +1, तो 480 का हाफ कितना हो गया,
240 प्लस 1 यानी 241 सीट्स किसी को मिला, 241 वोट्स, तो वो बिल पास हो जाएगा इफेक्टिव मेजॉरिटी से। समझ में आया? सिंपल सा मीनिंग है। स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि जितने लोग प्रेजेंट हैं, 400 लोग प्रेजेंट हैं, तो और सबने वोट किया तो उनके हाफ प्लस 1 यानी 201। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है तो फर्क नहीं पड़ता कितने लोग प्रेजेंट हैं, टोटल मेंबरशिप का हाफ कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है? इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी वैकेंसी को हटा दीजिए। ठीक है? एब्सोल्यूट में वैकेंसी भी गिनी जाती है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी नहीं गिनी जाती है। मान लेते हैं कि कोई इंसान जो मेंबर बना वो किसी भी कारण से अपना पद छोड़ चुका है, आइदर बाई डेथ, आइदर बाई रिटायरमेंट, आइदर बाई एनीथिंग। ठीक है? किसी भी कारण से वो सीट वैकेंट होती है तो वैकेंट सीट काउंट नहीं होगा। तो जितना लेफ्ट सीट है ना, वो उसका 50 प्लस 1 सीट चाहिए होता है आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए। अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है और आप कंफ्यूज होते हैं, वो है आर्टिकल 368 के थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी बताना। ठीक है? तो इफेक्टिव मेजॉरिटी के बाद हमने देख लिया स्पेशल और एब्सोल्यूट। अब जानते हैं स्पेशल में दो हिस्से, ए और बी। स्पेशल में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पार्ट ए यानी 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 1 वोट, इतना मिनिमम आपको चाहिए, यानी 251 सीट्स आपको चाहिए। अब उसके बाद आज प्रेजेंट कितने हैं, तो मान लेते हैं कि आज प्रेजेंट है, आज का डेट है 3 जनवरी और आज प्रेजेंट हैं 480 लोग। ठीक है? 480 लोग प्रेजेंट हैं। ठीक? तो इनका 2/3 भी चाहिए। ठीक? यानी एटलीस्ट आपको 251 सीट्स चाहिए। ठीक? एटलीस्ट मिनिमम, पहला रिक्वायरमेंट। और दूसरा रिक्वायरमेंट 480 इंटू 2/3 कर लीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू अगर 251 से ज़्यादा है तब तो ये बिल पास होगा, लेकिन अगर वो 251 से कम है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए देखिए, ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, अभी हम स्पेशल मेजॉरिटी देख रहे हैं, तो जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ना, और प्लस 2/3 मेंबर एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको समझते हैं। तो यहाँ मैं बताता हूँ, देखिए ए को समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा, ये तो समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ए को समझाता हूँ। देखिए एब्सोल्यूट यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग के कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे मतलब होता है आपका टोटल मेंबरशिप का हाफ प्लस 1। ठीक है? यानी 251 मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम वोट कितना चाहिए आपको? 251। ठीक है? ये तो चाहिए ही चाहिए। अब जानते हैं इसका दूसरा हिस्सा, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मान लेते हैं कि आज के दिन में 3 जनवरी है, आज के दिन में 483 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वो सब के सब आज वोट कर रहे हैं। तो 483 का 2/3 होता है 322। तो जब भी हम 322 देखेंगे यानी ये मोर देन 251 है, तब ये बिल पास हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? मिनिमम वोट चाहिए 251, और साथ ही साथ चाहिए कि तो जितने लोग प्रेजेंट इन वोटिंग है ना, वो सबका 2/3, यानी कि आपको मोर देन 251 सीट प्लस ये चाहिए। अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो ये था आपका स्पेशल मेजॉरिटी ए, जिसमें एब्सोल्यूट प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होता है। अब जो दूसरा हिस्सा है इसका बी, यानी अगर आपका यहाँ पे बिल पास हो गया, ठीक है, तो वो जाएगा कहाँ? स्टेट्स के पास। मान लेते हैं कि बिहार आया या छत्तीसगढ़ आया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आया तो छत्तीसगढ़ इसमें सहमति कैसे देगा? अपने यहाँ इस बिल को क्या करेगा? रेजोल्यूशन देगा, यानी कि बिल को पास करेगा। तो बिल को पास करने के लिए उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है? सिंपल मेजॉरिटी यानी 50 प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी यहाँ से पास हुआ उसके बाद जाएगा स्टेट्स में। ऐसे करते हुए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जितने हैं भारत में, ये आपको आज कमेंट करना कि कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है? और जिनका सही आंसर होगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा। तो यहाँ पे बताइए कि जितने टोटल स्ट्रेंथ है स्टेट्स का, उसका 50% में ये पास होना जरूरी है, तब जाके यहाँ पे जो बिल आया है ना, इस प्रोविजन वाला बिल, वो पास माना जाएगा। अदरवाइज वो बिल लैप्स हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अमेंडमेंट समझ आ गए होंगे। ये बताने का मेरा कारण ये था कि जब हम आगे से पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल्स को देखेंगे तो कई बार आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि अमेंडमेंट्स हुए हैं, संशोधन हुए हैं। तो वो संशोधन होता कैसे है, क्या होता है, ये बताना कंपलसरी था, तब जाके आपको आगे समझने में आसानी होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों के साथ, और जो लोग तैयारी कर रहे हों स्टेट पीएससी की, यूपीएससी की, अदर गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उन तक शेयर करें ताकि उनसे उनको भी हेल्प हो सके, और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आपको एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि हमारा यूपीएससी और सीजीपीएससी का नया बैच फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपके सामने जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उसमें सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है और 1-to-1 आपको इसमें मेंटरशिप चाहिए तो आप मुझसे कभी भी 10 बजे से शाम 7 बजे तक आके जुड़ सकते हैं। लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन करना हो तो जो एड्रेस फ्लैश हो रहा है वहाँ पे आके मुझसे मिल सकते हैं, या अगर मुझसे कांटेक्ट करना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर जो आपके सामने मेंशन हो रहे हैं। चलिए, तब अगले लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4, और उसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।